तो गाइस हमारे पास में है वन प्लस नॉट 5 और ये फ़ोन के बारे में मैं बताऊँ तो मैंने ना बहुत सारे टेस्ट कर चुका हूँ इसको लेकर के। बैटरी ड्रेन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को बहुत पसंद आया था। साथ में कैमरा कंपैरिज़न मोटो S60 प्रो एंड इवन आईक्यू के साथ एंड इवन पोको के साथ में भी मैंने ना किया हुआ है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने पोको के साथ इसका स्पीड टेस्ट भी किया था। तो अगर देखा जाए मैंने गेमिंग टेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया है इसमें। कहने का मेरा मतलब ये है यार, सिंपल सी बात, कि इस फ़ोन को यूज़ करते थोड़ा समय हो चुका है और अब मैं इस फ़ोन के बारे में आपको 110% अपनी राय दे सकता हूँ कि आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं। बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के प्रोसेसर के साथ में, वहीं पे इसी सेम प्राइस में यहाँ पे अगर आप iQOO Neo 10 की बात करेंगे तो ये आपको पड़ रहा है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ में सेम प्राइस पे आ रहा है इस अमेज़न की सेल पे। मोर इवन पोको F7 जो कि इससे बेहतर वाले प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 वही जो iQOO में आता है, उसके साथ में वो भी आता है और इसी प्राइस के आस-पास में आता है, जहाँ पे आपको मेटल फ्रेम वगैरह देखने को मिलता है, बैक ग्लास वगैरह का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आप देखिए तो इससे थोड़ा सस्ता फ़ोन आता है मोटो का, मोटो Y60 Pro, जिसमें कैमरा ज़्यादा बेहतर देखने को मिलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आखिर अब बहुत कन्फ्यूजन हो चुकी है ना कि भाई वन प्लस लिया जाए कि नहीं? केवल ब्रांड वैल्यू के लिए लिया जाए, केवल सॉफ्टवेयर के लिए लिया जाए, कि या फिर कैमरा या फिर परफॉर्मेंस वगैरह वाक़ई में उतनी दमदार है कि इन सबको मैच एटलीस्ट कर ले, बीट ना कर पाएँ तो। तो देखो एक-एक करके सारी चीज़ें रिवील मैं करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बिल्ड एंड डिज़ाइन की। बिल्ड एंड डिज़ाइन में मैं बोलूँगा फैबुलस काम किया है इस बार भी, लेकिन कंपैरेटिवली इनके जो पुराना वाला वर्ज़न था नॉट 4 उससे बेहतरीन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरी मेटल का फ्रेम, मेटल की बॉडी देखने को मिलती थी। पर अभी अगर आप देखें तो दिमाग से इन्होंने काम किया है। यहाँ पे इन्होंने लेकर के आए हैं एक अच्छा प्रोसेसर, लेकिन साथ ही में कैमरे की क्वालिटी इन्होंने बढ़ाई है। बैक में यहाँ पे कर दिया है ग्लास और फ्रेम की अगर हम बात कर लें तो फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का रख दिया है। साथ ही में फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले भाई बहुत ही ज़्यादा कम बेज़ल्स वाली देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको एक अच्छी ब्राइटनेस भी मिलती है। अगर आप आउटडोर में देखेंगे ना, जब आप कैमरा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, अपने आप ही पता नहीं कहाँ से चमक आती है। भाई बहुत ब्राइटर लगता है ये फ़ोन मुझे कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोनों से। और मुझे आउटडोर में ना जब कैमरा टेस्ट कर रहा था तो मैंने इसकी विजिबिलिटी देखी भाई, जितने भी फ़ोन से मैं कर रहा था सबसे बेस्ट मुझे विजिबिलिटी इसी फ़ोन की नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे 1.5K की ही रिज़ॉल्यूशन आती है, जैसे कि इसके कॉम्पिटिटर्स लेकर के आते हैं। और रिफ्रेश रेट ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है, 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। एंड इवन मल्टीपल ऐप में ये डिफरेंट तरीके से सपोर्ट भी करता है। ना ही सिर्फ ये, यहाँ पे ना आपको बीजीएमआई में भी आपको यहाँ पे 144 एफपीएस की गेमिंग मिलती है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट में आप उसके अंदर देखेंगे ना तो उसमें केवल 90 एफपीएस अनलॉक्ड आता है। वो सीन क्या है ना, थोड़ा-सा गेमिंग या परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ना आपको एक ग्लेयर को रिमूव करने का ऑप्शन मिलता है फोटोज़ से, या फिर बैकग्राउंड में पर्सन को रिमूव करने का। लेकिन मैं आपको बताऊँ जो ग्लेयर वाला है ना वो केवल गिमिक ही है। जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैंने वो करके देखा था, बल्कि और भी ज़्यादा डिटेल इसमें कम हो जाती है। ग्लेयर वगैरह तो कोई खास वहाँ पे हटी नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे तो भाई नेटफ्लिक्स में ये एचडीआर को सपोर्ट करता है, तो वाइड बैंड L1 की सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। इसकी मुझे यहाँ पे स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे यहाँ अच्छी लगी है। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो iQOO Neo 10 के सामने इसकी स्पीकर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट सही है। साथ ही साथ में थोड़े बहुत ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस आते हैं। इसमें ना आपको एड्स तो पहली बात यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, पर ब्लोटवेयर मिलते हैं जिसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में ना आपको यहाँ पे देखो ऐप लॉक वगैरह तो देखने को मिलता ही है, और इवन जो एनिमेशन है ना ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग वाली, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेरे को लगती है। मोर इवन हमने परफॉर्मेंस टेस्ट किया था, यहाँ ऐप ओपनिंग वगैरह किया था मैंने पोको के अगेंस्ट में। देखो भाई यहाँ पे अगर आप एंटूटू बेंचमार्क वगैरह देखेंगे तो डेफिनेटली बेंचमार्क्स में ये कम स्कोर करेगा कंपैरेटिवली iQOO या पोको से, बिकॉज़ प्रोसेसर का थोड़ा-सा डिफरेंस है। लेकिन रियल लाइफ टेस्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई सारे एप्लीकेशन है जो ये भी फास्टर ओपन करता है कंपैरेटिवली दूसरे फ़ोनों से। बट यहाँ पे जैसे कि काइन मास्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क होगा ना, वहीं पे ये पीछे जाएगा, वरना तो नहीं। साथ ही में मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको इंटरनेट की स्पीड में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड इवन गाइस हमने यहाँ पे बीजीएमआई खेला। बीजीएमआई देखो डिफ़ॉल्ट में तो आपको 90 एफपीएस मिलता है, वहीं पे आप देखेंगे तो पोको में भी भाई 90 है फिलहाल के लिए, लेकिन iQOO में 120 एफपीएस मिलता है। लेकिन ये क्लेम करते हैं 144 एफपीएस तक की जाने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस बूस्ट मोड आता है, उसको जैसे ही आप ऑन करेंगे ना तो आपको जो 90 एफपीएस है ना वो अपने आप ही, यहाँ पे मैंने एफपीएस मीटर में भी देखा, वो अपने आप ही चला जाता है यहाँ 144 एफपीएस तक की। उसके बाद मैंने जब पूरा रिकॉर्ड निकाला ना, उसमें क्लियर दिखाई भी दे रहा था कि ये 120 एफपीएस से ऊपर चला जा रहा था। मैं ये बोलूंगा कि देखो ये 120 एफपीएस के आसपास में ये दे देगा, 144 तो नहीं लेकिन 120 एफपीएस के आसपास में दे देता है ये। साथ ही में बहुत ज्यादा अगर आप यहाँ पे प्रो प्लेयर है ना, तो भाई आप मान लीजिए कि भाई 90 एफपीएस से या 100 एफपीएस के आसपास में, 90 एफपीएस से ऊपर और 120 भी नहीं तो मतलब 100 एफपीएस। मैं बात कर रहा हूँ जो एक्सट्रीम प्रो गेमर्स हैं उनकी। मुझ जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो 120 भी भाई बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हीटिंग की बात कर ले तो जनरली ये बहुत ज्यादा हीट होता हुआ नजर नहीं आया है, लेकिन जब 3D मार्क टेस्ट करते हैं, देखो कैमरा वगैरह में तो मुझे कोई खास हीटिंग पता चली भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेम यहाँ पे मेटल का नहीं है ना। पोको में देखिए यहाँ पे फ्रेम मेटल का है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीटिंग पता चलती है, पर इसमें उतनी पता नहीं चलती है।
है, लेकिन ये फिर भी 46, 47, 48 डिग्री तक ये टच कर जाता है। थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। हालांकि अगर पोको और आईक्यू की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा अभी नए जो प्रोसेसर है वो भी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन फिर भी अभी जितना समय बीतता जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से वो और ज्यादा बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज होंगे और इससे तो बेहतर ही परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ये कुछ कम नहीं है। लेकिन भाई देखो, कैमरा में ये महानुभाव काफी हद तक की कंपीट करते हैं, बल्कि बीट भी कर देते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो सेक्शन की क्वालिटी भाई इससे अनमैच्ड है इस प्राइस सेगमेंट में, मैं अभी से बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से वाइडर ये कैप्चर करता है, साथ ही में स्टेबलाइजेशन 4K 60 FPS पे बहुत बेहतरीन रखता है। नाइट में भी यहाँ पे डिसेंट सी वीडियोस वगैरह आती हैं, लेकिन अगर हल्की सी भी लाइट पड़ती है तो काफी अच्छी यहाँ पे रोशनी को मेंटेन कर पाता है। मोर इवन मैंने देखा है कि सेल्फीज वगैरह में ये अच्छी फोटो कैप्चर करता है, जहाँ पे डिटेल भी अच्छी है, एचडीआर का मैनेजमेंट भी अच्छा है, पोर्ट्रेट में भी अच्छे हैं। बैक में देखिए, यहाँ पे बैक कैमरा में यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस तो नहीं मिलते हैं, केवल पोर्ट्रेट में 1x और 2x का ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन जो भी ना खींचता है वो फोटो अच्छी खींचता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा काफी ज्यादा क्लोज टू नेचुरल फोटोज आती हैं, बट ये तो मैं बोलूंगा कि हाँ थोड़ा सा आई प्लीजिंग आती है, थोड़ा सा नेचुरल की वर्ड्स भी है, मतलब दोनों के बीच में। और वही आदमी को चाहिए भी जहाँ पे डिटेलिंग भी मेंटेन करे, साथ ही में थोड़ा सा आई प्लीजिंग भी लगे। मैंने यहाँ पे एचडीआर का मैनेजमेंट देखा है, यहाँ पे एचडीआर का मैनेजमेंट भी ये अच्छा करता है। मैं ये बोलूंगा कि डिटेल वगैरह में तो ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वाइड इसका अच्छा नहीं है। अल्ट्रा वाइड में बहुत ज्यादा डार्कर स्किन टोन रखता है, और मुझे अल्ट्रा वाइड में इसके साथ में हमेशा से शिकायत रही भी है। मैंने इवन अपने कैमरा कंपैरिजन में भी मैंने बोला था कि इसका अल्ट्रा वाइड उतना अच्छा नहीं है, इसको और बेहतर किया जा सकता था। साथ ही में देखो यहाँ पे बाकी अगर हम एच के डिटेक्शन की बात करें तो उसमें आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन अगर आप बात करते हैं कंपटीशन में तो देखो पोको से अच्छी फोटो ये कैप्चर कर देगा। आईक्यू से फ्रंट सेल्फी में अच्छी वीडियो और फोटो दोनों कैप्चर कर लेता है। बैक की बात बताऊं तो फोटोज में आईक्यू थोड़ा सा ज्यादा बेटर यहाँ पे कैप्चर करता है, और वीडियोज में तो भाई यहाँ पे वन प्लस भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, जैसे कि आईक्यू ही करता है। मोटो के अगेंस्ट में 110% मोटो से भी ज्यादा बेहतर ही फोटो ही कैप्चर करता है भाई। साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ पे ये वाला बटन भी दिया है, इसको ये लोग कहते हैं प्लस बटन। सेव टू माइंड स्पेस का ऑप्शन आता है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है, कैमरे ओपन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्च को ऑन करने के लिए, वाइब्रेशन मोड में करने के लिए, ट्रांसलेशन मोड में या फिर स्क्रीनशॉट मोड में, इन सब में आपको करने के लिए ऑप्शन ये देता है। तो मतलब जो भी आप कस्टमाइज करना चाहे उसके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो भाई, मैं आप लोग हमेशा बोलते थे कि भाई यहाँ पे मैं कभी जिस्ट नहीं देता हूँ मैं वीडियोस में, तो देखो मैं आप पूरा क्लियर बता रहा हूँ क्या क्या किसके साथ में सीन है। परफॉर्मेंस में भाई यहाँ पे पोको और आईक्यू ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रंट कैमरा में ये सबसे बेस्ट है, बैक कैमरा की फोटोज में आईक्यू सबसे बेस्ट है, और वीडियोस में ये तो बेस्ट है ही है। तो दिस वाज इट। और हाँ, बैटरी लाइफ देखो, मैंने बैटरी रेंज टेस्ट किया था, यहाँ पे मैं दिखा दूं, आराम से आपको 9 आवर्स के आसपास में तो एसओटी देखने को मिल ही जाएगा। यहाँ पे बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट इतनी छोटी भी नहीं है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 9 आवर्स के आसपास में आपको एसओटी बहुत आराम से देखने को ना मिलेगा। और मेरा जो यहाँ टेस्ट किया था उसमें तो जो आया था उस मतलब कंपेरिजन मैंने किया था, तो सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ यहाँ पे पोको ने बचाई थी, उसके बाद यहाँ आईक्यू, उसके बाद यहाँ पे वन प्लस था, और मोटो तो सबसे लास्ट में था ही था। तो दिस वाज इट। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलिएगा नहीं।